हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखो, आज के जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस रहा। मैं सीआर रीजन में यानी सीआर जोन में मुंबई डिवीजन मुझे मिला है सीएफएमटी। वहां पर मेरी ज्वाइनिंग की प्रोसेस थी। लेवल 5 के लिए मैंने ज्वाइनिंग करा के आया हूं। तो मैं अपना ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस रहा, आखिरी तक एक्सपीरियंस रहा और मुझे फाइनली ट्रेनिंग पर अभी क्यों नहीं भेजा गया, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो, 7 तारीख से मेरी प्रोसेस शुरू हुई थी और 17 तारीख को खत्म हुई, यानी 10 दिन के बीच में जो भी मेरे अनुभव रहे, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। देखो, एंटरटेनमेंट की उम्मीद बिल्कुल मत करना। एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो है भी नहीं, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको ताकि कुछ जानकारी मिल पाए, सिर्फ उसी लिए है। एंटरटेनमेंट के पर्पज से मैं वीडियो नहीं बनाता, तो अगर आपको बोरिंग लगे तो आप वीडियो को स्किप करना। और अगर आप डिटेल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो, डिटेल्स से आपको मतलब है, तो वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो, एक वीडियो मैंने इसके पहले बना दिया था कि सीएफएमटी के आसपास रुकने वगैरह की क्या व्यवस्था है। सच बात बताऊं तो मैं उस वीडियो को उस तरीके से नहीं बनाना चाहता था, बल्कि मैं चाहता था कि मैं जाकर के लाइव कैमरा लेकर के आपको दिखाऊं कि देखो, अगर ये सीएफटी है तो इधर में बस स्टॉप है और इधर से वो गली है, ये गली, वो सब दिखाऊं आपको। लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाया और एनर्जी भी उतनी नहीं थी कि मैं वैसा वीडियो बना पाता। कुछ क्लिप्स मैंने बनाया हूं, लेकिन उसका वीडियो बना पाऊं ऐसा अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर समय मिलेगा तो वो भी मैं बनाऊंगा। इच्छा है तो वो जरूर मैं बनाऊंगा, लेकिन कब बना पाऊंगा वो नहीं बता पा रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं ज्वाइनिंग के प्रोसेस को लेकर। 1 अप्रैल को हमारा मेल आया था। हमें मेल पर लिखा था कि आपको किस तारीख को सीएफएमटी में जाकर के रिपोर्ट करना है। एक बात ये भी इंटरेस्टिंग थी कि हमारा जो डिवीजन मिला है वो हमें जब ज्वाइनिंग लेटर आया ना 1 तारीख को ईमेल पर, तभी पता चला कि हमको मुंबई मिला है। उसके पहले हमें पता नहीं चल पाया था कि हमारा डिवीजन क्या मिलने वाला है। लेटर का मेल आया तो हमें पता चला कि मुंबई में हमको रिपोर्ट करना है, और मेरी जो डेट थी वो 7 तारीख थी। ऐसा हुआ था कि 1 तारीख को मेल मिले थे, लेकिन कुछ लोगों को 3 तारीख को भी बुलाया गया था। मैं बात कर रहा हूं अप्रैल की, सारी बात अप्रैल की होगी। 1 तारीख की शाम को मेल मिले और कुछ लोगों को अप्रैल में 3 तारीख को भी बुलाया था। तो मेरे कोई दोस्त थे जो मेरे जस्ट बाद वाली रैंक वाले दोस्त थे, उनको 3 तारीख को बुलाया था। तो शायद कैटेगरी वाइज बुलाने का कुछ इशू रहा होगा। तो जो 3 तारीख को जिनको बुलाया था, जो डॉक्यूमेंट बनाने बोले थे वो लोग, अब देखो, बुलाए थे तो जितने पॉसिबल हो पाए वो बना पाए, नहीं बना पाए तो उन्हें टाइम मिलेगा इस उम्मीद में। लेकिन आकर के रिपोर्ट तो उन्होंने 3 तारीख को किया ही। तो कुछ लोग फ्लाइट से आए और रिपोर्ट कर दिया, और उनमें से कुछ लोग थे जिनके पास रेजिग्नेशन वाली प्रॉब्लम थी। रेजिग्नेशन वाली प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हो कहीं पर भी, तो आपको वहां से एक रेजिग्नेशन लेटर देकर के जो भी आपको प्रूफ उसका मिलता है वो लेकर के आना पड़ता है। तो जिनके पास वो नहीं था उनका कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। बस आकर के उनकी रिपोर्टिंग ले लिए और उनको बोले जाओ, जब आप रेजिग्नेशन लेटर लेकर के आओगे, कभी भी लेके आओ, कोई टाइम बाउंड नहीं था, लेकिन आप जितना जल्दी लाओगे आपके लिए अच्छा है, कभी भी लेके आओ, वो लेकर के आओगे तब आपके प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। और अगर बहुत देर करोगे तो आगे आपसे फर्दर कम्युनिकेशन कर लिया जाएगा। बात आगे क्लियर। तो जो लोग के पास रेजिग्नेशन वाली बात थी वो वापस गए, लेकिन जिनके पास बाकी चीजें थी उनकी प्रोसेस शुरू हुई। तो फिर फास्ट फॉरवर्ड करें तो मेरे को जो बुलाया गया था 7 तारीख को बुलाया गया था। तो मैं 6 तारीख को नागपुर से निकला ट्रेन से, और सुबह सुबह 7 तारीख की पहुंच गया। वहीं पर हमारा 3rd फ्लोर पर हमारा डीवी, यानी कि जो डिवीजन में डीवी होता है ना, पर्सनल डिपार्टमेंट में होता है, कार्मिक विभाग बोलते हैं, वहां पर हमारा डीवी होता है। तो ये डीवी है डिविजनल डीवी। इस डीवी में जो ईबीसी वाला था उसका कोई लेन देन नहीं है, ईबीसी के बारे में कोई बात ही नहीं होगी। आपने फॉर्म में फीस कितनी पे करे थे, नॉर्मल डीवी के समय आपसे एफिडेविट लिए, ये वो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑल दो वो जो फाइल थी वो पूरी की पूरी फाइल अभी आपको यहां पर देखने मिल जाएगी। जो पहला डीवी हुआ था ना मेडिकल के पहले वाला, उस डीवी में जो भी फाइल बनी थी वो पूरी की पूरी फाइल अभी आप यहां पर मिल जाती है। लेकिन उस फाइल को खोल के भी नहीं देखे हमको, तो मतलब उसमें डॉक्यूमेंट क्या है ये कोई ने नहीं देखा। लेकिन कुछ जरूरी चीजें होंगी वो देखे होंगे, क्योंकि मेडिकल की रिपोर्ट भी वहां पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो चलो मैं बताते जाता हूं। तो ये था। तो जो मैं ईबीसी वालों को मेन बताना चाह रहा हूं कि ईबीसी की वजह से अगर आपने, या कोई भी कास्ट में नाम वाम के अंतर की वजह से अगर आपने कोई सर्टिफिकेट दिया था, एफिडेविट दिया था, तो उसके यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई जरूरत नहीं। लेकिन सर्टिफिकेट सुधार करके जरूर आ जाना। नहीं आओगे तो अभी एफिडेविट देने की बहुत गुंजाइश नहीं है, सुधार के लाने के लिए बोला जाता है। बाकी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा तो आप खुद डिसाइड कर लेना कि क्या करना चाहिए। एकदम आपके सवाल का डिक्टो जवाब दे पाना मुश्किल है, क्योंकि जो मैंने देखा हूं वही मैं आपको बताऊंगा। उसके आधार पर आप कंक्लूजन निकाल लेना, मैं भी कंक्लूजन निकाल कर ही भी आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। ठीक है। तो ईबीसी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, अब उसका नाम भी नहीं आएगा, ईबीसी का कहीं पर नाम भी नहीं आएगा अब। ठीक है, चलो। तो 7 तारीख को मैंने रिपोर्टिंग किया। तो 7 तारीख को लगभग 10 बजे ऑफिस ओपन होता है। तो 10 बजे हम सबको एक बार अटेंडेंस के रूप में नाम बुलाया गया। कुछ लोग वो भी थे जिनको 6 को बुलाया गया था, तो उन लोग के भी नाम बुलाया। तो वो कुछ लोग 8-10 अलग थे, उनको अलग रखा।
और बाकी हम लोगों को नाम लेकर के एक लिस्ट में टिक मार्क कर लिया उन्होंने। उसके बाद हमको लाइन लाइन से नाम ले लेकर बुला गया। तो उस दिन लगभग मेरा नाम आ गया होगा, 4 बजे के लगभग मेरा नाम आया था, और दिन भर लगभग रात के 8 बजे तक उन लोगों ने काम किया है, और लगातार आने वाले जितने भी दिन है तब तक डेली 8 बजे तक तो काम हुआ ही था कम से कम। लेकिन अब क्या है कि सर्विस रिकॉर्ड वाला मतलब डॉक्यूमेंट की बहुत अच्छे से जांच होती है, तो नाम वगैरह सिमिलर होने चाहिए, हर चीज थोड़ी आपके परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, मैंने कुछ देखा नहीं तो मैं कुछ बताता नहीं, लेकिन आगे जो मैं बताऊंगा उससे आपको काफी सारी चीजें पता चल जाएगी। तो मेरे जब डॉक्यूमेंट चेक हुए तो हमें क्या क्या बुलाया गया था। हमें बुलवाया गया था अटेस्टेशन फॉर्म 2 जो हमको ईमेल में आए थे वो, और हमारी सारी मार्कशीट, और जो अटेस्टेशन फॉर्म के साथ वो भी लिखा था क्या बोलते कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अलग अलग 2 गेजेटेड ऑफिसर से, वो भी मेरे पास थे, एक लास्ट इंस्टीट्यूट जहां से हमने पढ़े और एक गेजेटेड ऑफिसर, वो सब भी था। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो ईमेल में आपको मिलेंगे तभी आपको बनाना है, तभी बनाना है। मेरा वीडियो सुन करके कि मेरे को जो जो लगे थे वो आप बना लो, ऐसा नहीं करना है। हाँ, जो आपको प्रोएक्टिव होकर जो काम करने वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो चलो, तो हमने रिपोर्टिंग करे तो सारे डॉक्यूमेंट देना था, 10वीं 12वीं गेजेटेड की डिग्री, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सब होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मेरा ऑल्दो उन्होंने मांगा ही नहीं, लेकिन मैंने लेके गया था इसलिए खुद दे दिया। अब किसी के पास नहीं है तो क्या होगा मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग रहता है तो 2-3 बार बार में बुला के, क्योंकि बथेरे बार चेक होती है, आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं कई बार चेक होते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाके चेक होते हैं, तो कुछ मिस रहेगा तो वो आपको बुला ही लेंगे। ठीक है, तो ये सब हुआ। अटेस्टेशन फॉर्म के 2 सेट थे, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट थे, 5 गवाह वाला एक बॉन्ड था वो था, 2 कैंसल चेक थे, पासबुक थी, ये लेकर के आना था। तो देखो, मैं चेक तो मेरा आया नहीं था, मैंने अप्लाई किया था पर मेरे अकाउंट का चेक आया नहीं था। तो मैं वहां गया, वहां पर कोटक बैंक और HDFC बैंक वाले लोग थे, वो तुरंत चेकबुक आपको दे रहे थे और तुरंत आपको पासबुक भी बना करके दे रहे थे। तो मैंने कोटक में अकाउंट खुलवा लिया था 10 बजे के पहले, मतलब ऑफिस खुलने के पहले वो लोग वहीं पर आ जाते, तो वो खुलवा लिया था मैंने, वही पासबुक लगाया, वही चेकबुक लगाया। ठीक है, इसके बाद एक फ्रैंकिंग हमको करने के लिए बोला गया था। फ्रैंकिंग क्या होता है कि जो हमारा वो सर्टिफिकेट होता है ना, यानी कि सर्विस बॉन्ड आप कह सकते हो। तो सर्विस बॉन्ड में ये देखो, ये ऊपर देखोगे तो सेंट्रल रेलवे के ऊपर ये यहां लिखा है कि फ्रैंकिंग फ्रॉम बैंक, या फिर आगे ट्रेवरी वेवरी वाली जो चीजें लिखी है ये सब। तो यहां पर हमको फ्रैंकिंग कराना था, जो एडहेसिव स्टाम्प वगैरह थे वो सब वहां पे नहीं लग पा रहे थे, क्योंकि नोटरी की फील लगवा के कोई आ गए थे, नोटरी नहीं करना था इसमें। ट्रेवरी या कलेक्टर ऑफिस में जो 100 रुपए का एडहेसिव स्टाम्प होता है वो लगाना था, फील राज उसकी लगाना था, ट्रेवरी की फील लगाना था। तो ये बहुत डिटेल वाली चीज हो रही, तो ये अपने को समझ में आई नहीं। फ्रैंकिंग हमारे यहाँ के बैंक में गया तो उनको समझ में नहीं आया कि फ्रैंकिंग क्या होता है। ये महाराष्ट्र में चलता है फ्रैंकिंग। तो फ्रैंकिंग वाला काम के लिए मेरा काम हुआ नहीं था, तो मैंने जब 4 बजे वहां डॉक्यूमेंट अपने चेक कराए तो उन्होंने ऊपर लिख दिया कि फ्रैंकिंग बॉन्ड नॉट सबमिटेड। और एक इशू आया जो कि था मेजर इशू। ऑल्दो हमारी ईमेल पर लिखा हुआ था कि 3 सेट्स ऑफ ओबीसी कॉपी, ओबीसी सर्टिफिकेट कॉपी गेजेटेड अधिकारी से अटेस्टेड किए हुए, उसमें लेटेस्ट कहीं नहीं लिखा। जो ज्वाइनिंग लेटर था उसमें लिखा था लेटेस्ट, लेकिन लेटेस्ट का मतलब आप क्या समझेंगे, मैंने क्या समझा था। लेटेस्ट का मतलब मैंने समझा था कि वैलिड होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट पिछले 1 साल तक वैलिड रहता है, तो मुझे लगा वो वैलिड है मेरा 22 तक का। लेकिन लेटेस्ट का मतलब था 1 अप्रैल के बाद, न्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024। किसी के पास नहीं था, किसी के भी पास नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। तो वो भी उन्होंने लिख दिया ओबीसी नॉट सबमिटेड, अलग से नोट बना के एक पेपर उसमें लगाया मेरी फाइल में, और मुझसे लिखवा कर लिया कि मैं एज सुन एज पॉसिबल जमा करूंगा। उन्होंने बोला था 13 के पहले आप जमा करना, नहीं तो भेजेंगे नहीं आपको, मतलब ऐसा बोला था, क्योंकि मुझे लग रहा था भेज देंगे। अभी पूरी कहानी सुनना, आधे में कमेंट भी मत करो और आधे में राय भी मत बनाओ, पूरी कहानी सुनो। फिर वो लिख दिया और मेरा पहला डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया। अब फिर हम शाम को 7 बजे तक वेट करें, फिर हमको कल आने के लिए बोला गया। अगले दिन गए तो हमको एक फॉर्म होता है एनपीएफ फॉर्म और एक आईआरएमएस फॉर्म, ये हमको दिया गया। उसको बहुत ही बारीकी से भरने के इंस्ट्रक्शंस बताए गए कि कैसे भरना है, और वो सब भर करके हमने शाम तक जमा करे और फिर हमको अगले दिन आने बोला गया। अब बाद में आपको बता देता हूँ फ्रैंकिंग के बारे में। इस बीच फ्रैंकिंग हमारा नहीं हो पाया, शायद बैंक बंद थे। हाँ, मतलब देखो, अगर कोई चीज का रीजन याद ना है तो वो जेन्युइन रीजन है, याद रखना। मैं बताना भले नहीं, जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा था कि हमने सेकंड दिन ऑफिस में क्यों बैठे रहे और फ्रैंकिंग क्यों नहीं कराया। फ्रैंकिंग इसलिए नहीं कराया क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे बैंक 3 दिन बंद थे, तो हम फ्रैंकिंग अगले दिन भी नहीं करा पाए। 8 को भी नहीं करा पाए, 7 को भी शायद पॉसिबल नहीं था, और 9-10 को भी पॉसिबल नहीं था, तो फ्रैंकिंग हम नहीं करा पाए। तो फिर क्या हुआ आगे बताता हूँ।
9 तारीख को शायद संडे था, तो 9 को हमने क्या किया बताता हूँ। 8 को हमारा ये काम हो गया था। अब इसके बाद 9 को हमारा वहां पे कोई काम नहीं था, हमारा पर्सनली कोई काम नहीं था। तो जो लोग वहां पे ऑफिस जाकर के वापस आ गए, जिनको बोला कि अब ये अधूरे काम है वो पूरे कर लो, तो हम फ्रैंकिंग के लिए, छुट्टी थी शायद संडे की हमारी 9 तारीख की, पूरा दिन घूमे। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ 20,000 कदम चला था उस दिन मैंने। ये वॉच में कदम गिनते ना, तो इसमें 20,000 कदम लगभग हो जाते 15 किलोमीटर के लगभग। हम पूरा पैदल पैदल घूमे, टैक्सी से अलग घूमे, हर एक बैंक जहां पर भी फ्रैंकिंग हो सकता था हमने सारी जगह पूछ ली। तो हमने कपोल बैंक पता करे, कपोल बैंक की 2 ब्रांच ढूंढ ली हमने, जो ब्रांच कई जमाने पहले बंद हो गई वो भी ढूंढ ली, दो। और एक बॉम्बे मर्चेंटाइल बैंक है वो हमने ढूंढ लिया, और पता चला था कि बीओबी में होता है तो वो भी देख के आ गए थे। अगले दिन 10 तारीख की सुबह हमको पता चला कि इनमें से कहीं भी नहीं होगा फ्रैंकिंग। तो फिर हमने फिर से घूमना चालू करे। उस दिन भी लगभग 15,000 कदम घूम लिए, लगभग 12 बजे तक सुबह से निकले थे हम, क्योंकि हमें 9 तारीख को पता चला था कि 7 बजे से लाइन लग जाती है बैंक में, इसलिए हम 6:30 बजे घर अपने जहां रुके थे डॉर्मेटरी में वहां से निकल गए थे, और घूमते रहे। फिर पता चला 10 तारीख की सुबह जब गए तो कि नहीं, आज फ्रैंकिंग नहीं होगा, मशीन ठीक नहीं हुई है। फिर कोपल बैंक में भी नहीं हो रहा है, ये भी पता चल गया। अलग अलग ग्रुप थे ना, तो कोपल बैंक में कोई गया होगा, उन्होंने बोला नहीं बन रहा है। एक बीएफई तरफ कोपल बैंक था, वहां नहीं बन रहा था। बॉम्बे मर्चेंटाइल में हम खुद गए थे, वहां की मशीन में बैलेंस नहीं था, फ्रैंकिंग कहीं नहीं हो रहा था। तो फिर हम 5 लोग थे हम जो साथ में घूम रहे थे। पहले हम साथ में 3 लोग निकले थे, 2 लोग हमको वहां मिल गए थे बॉम्बे मर्चेंटाइल बैंक में, तो 5 लोग फिर हमने घूमना शुरू करा। फिर हमने सोचा ट्रेजरी वाला काम कराएंगे, तो हम कलेक्ट्रेट ऑफिस गए, वहां तहसीलदार का ऑफिस है वो भी गए। फिर वहां भी बहुत देर रुकने के बाद ऑफिस खुलने का वेट करे, 11 बजे के लगभग पता चला कि वहां भी नहीं होने वाला है। फिर 11 बजे से 1 बजे तक लगातार दिमाग लगाए, वेबसाइट से नंबर निकाले कि फ्रैंकिंग कहाँ कहाँ होता है, लिस्ट निकाले बेसिकली, और हर बैंक में फोन कर करके पूछ रहे थे कि यहाँ होता है क्या, यहाँ होता है क्या। लकीली हमारे साथ एक सर थे, राहुल सर थे, राहुल जोशी सर। उनने मिनिस्टर वाला बैंक यानी मंत्रालय बैंक में फोन लगा लिया, और उन्होंने बोला कि फ्रैंकिंग होता है। सच में इतनी राहत मिली कि फ्रैंकिंग होता है सुन करके कि पूरी थकान खत्म और भागना शुरू। लगाया गूगल मैप में रास्ता, और पैदल पैदल ही पहुंच गए हम मंत्रालय बैंक ढूंढना इतना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि थोड़ा सा प्रसार भारती की बिल्डिंग है रेडियो वाली, उसके आगे वाली गली में एकदम थोड़ा बड़ा सा गेट बना है, गेट पे बहुत अंदर आओ, वहां पर उसकी ब्रांच दिखती है। मतलब एक बाउंड्री के अंदर में ही है ब्रांच, लेकिन थोड़ी अंदर है, बाहर से समझ नहीं आता, पर जैसे तैसे पहुंच गए। वहां पहुंच के सबसे पहले मेरा फ्रैंकिंग हुआ। ऐसा हुआ कि फॉर्म मेरे हाथ में पहले आया, मैंने भर के सबमिट कर लिया, तो मेरा फ्रैंकिंग सबसे पहले हो गया। तब तक पूरे लोग आ चुके थे वहां पर। हम जैसे पहुंच रहे थे ना 5 लोग, उधर से और 20 लोग आ रहे थे, सबने पता कर लिया था, और पूरे लोग मंत्रालय बैंक पहुंच गए। लेकिन सबका फ्रैंकिंग उस दिन हो गया, और उस दिन जाकर के, यानी कि ये 10 तारीख की बात मैं बता रहा हूं, तो उस दिन जाके हमने फ्रैंकिंग जमा किया, और फ्रैंकिंग जमा करके हमारा काम वहां खत्म हुआ। लेकिन अभी हमको जाने के वो परमिशन नहीं मिली थी, तो फिर हमने क्या करा, 10 तारीख को जैसे हमने लगभग 2-2:30 बजे जमा कर दिया अपने फ्रैंकिंग। तो फ्रैंकिंग के लिए उन्होंने बुलाया हमको, तो हमने फ्रैंकिंग भी जमा करे। और उस समय हमारा FR यानी सर्विस रिकॉर्ड जो होता है, जो फाइल बनती है, उस पर बहुत ही डिटेल में देखो, कुछ चीजें हो सकता है छूट जाए, लेकिन जरूरी चीजें नहीं छूटेगी, ये मैं बता रहा हूँ। उन्होंने हमसे बहुत ही सावधानी से एक एक चीज समझा करके भरवाए। जो मेडिकल मेमो हमको मिला, हमारा जो बना था मेडिकल के टाइम, जो मेडिकल मेमो बनता है, मेमो मतलब मेडिकल होने के बाद जो रिपोर्ट बनती है, उसको हमारे सर्विस रिकॉर्ड में चिपकाए। एक और डॉक्यूमेंट चिपकाए, उसको फिल करे। फिर हमारे 3 ज्वाइनिंग लेटर टाइप के निकले, लगभग रात हो गई थी फिर तो। वो लेटर पर हमारे 3 सिग्नेचर, 3 फोटो, ये सब करवाए, और हम फिर फ्री हुए। हमारे थंब लगे, हमारी फोटो, और 3 जगह सिग्नेचर हुई। 3 कॉपीज ऐसी बनी थी, उस पर लिखी थी हमारी डेट कि 13 तारीख को हमारी ज्वाइनिंग है, और हमारी जो ट्रेनिंग रहेगी वो भी 13 तारीख से ही लिखी हुई थी उसमें, ऐसा कुछ तो था। तो ये हो गया, तो अब हमारा काम खत्म हो गया था। अब हमारा काम था सीधे 13 तारीख को, क्योंकि 13 तारीख को रोजगार मेला था, और ज्वाइनिंग की डेट भी 13 ही थी। तो ये बात मैं बता रहा हूं 10 तारीख के शाम तक। तो हमसे बोला गया था कि आपको यहीं पर रुकना है, जाना नहीं है। लेकिन एक ओबीसी सर्टिफिकेट वाला मसला मेरा फंसा था, क्योंकि उस बीच मुझे सुनने मिला था कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं ओबीसी सर्टिफिकेट तो मैं ऐसा है कि ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट भेजता तो भी बनवा सकता था, लेकिन उसमें क्या होता है, यहाँ पापा को परेशान होना पड़ता,
और मैं पिछले 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन मुंबई में रह करके इतनी ज्यादा भागदौड़ वाली लाइफ लेकर के एकदम तंग हो गया था। मुझे घर आना ही आना था। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होता मसला तो भी मैं घर आता ही, लेकिन एक ओबीसी सर्टिफिकेट का भी मेरे को सपोर्ट मिला कि अप्लाई करना है करके मैं 10 तारीख की रात में दुरंतो फिर घर निकला, नागपुर आया, सुबह 12 बजे तक अपने घर पहुंचा, पापा लेने आ गए थे, फिर जाके अपने तहसील कार्यालय में हमने ओबीसी के लिए अप्लाई कर दिया। यानी 11 तारीख को अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, 10-11 को पहुंचा था, हाँ 11 तारीख को हमने अप्लाई कर दिया। और उनको मैंने बोला था कि मैंने अपना जो पुराना वैलिड सर्टिफिकेट था वो भी लगा दिया था और उनको समझा दिया था अच्छे से कि इसको इसीलिए ऐसा बनाना है क्योंकि मेरे को तुरंत चाहिए नए फाइनेंशियल ईयर का, तो ये मेरे को 1-2 दिन के अंदर चाहिए ही चाहिए, ऐसा बता दिया था। तो उन्होंने बोला था एफडीएम मैडम से बात करेंगे, अगर वो मानेंगे तो, मतलब एफडीएम सर मैडम जो भी है वो अगर मानेंगे तो ये काम आपका हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई जांच वाँच वाली बात तो थी नहीं। मैंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दे दिया था उनको, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया था, पूरे पूरे डॉक्यूमेंट दे दिया था, और वो भी दे दिया था जो पिछला सेंट्रल फॉर्मेट का सर्टिफिकेट था वो भी दे दिया था। तो मेरा बनना तय था, लेकिन मैं वो अप्लाई किया, 11 तारीख को अप्लाई किया, 11 की रात में घर में रुका, 12 की सुबह घर से निकल गया, और मेरी 12 की रात में 8 बजे ट्रेन थी। थोड़ा सा ड्रामेटिक सीक्वेंस शुरू होगा। तो 12 तारीख की रात में 8 बजे मेरी ट्रेन थी, 8:40 पे थी एक्चुअली। तो मैं घर से सुबह नहीं निकला, मतलब सुबह निकला पर कटिंग में कुछ कुछ काम, मतलब जहां मेरी तहसील है वहां कुछ कुछ काम था। तो फिर मैं यहाँ पे निकल गया था, 3 बजे की ट्रेन थी, मेरी तहसील पे ट्रेन थी जिससे मेरे को जाना था, तो वो ट्रेन थोड़ी लेट हो गई, 4 बजे आ गई। मैं सोचा पहुंचा देगी। फिर जहां मुझे कनेक्टिंग लेनी थी, तुमफर रोड में ट्रेन पकड़नी थी, वहां 2 मिनट के लिए मेरी ट्रेन मिस हो गई। तो फिर मैं तुमफर टाउन आया, तुमफर टाउन में उतर के बस से भंडारा गया, भंडारा से बस से मेरे को नागपुर पहुंचना था, लेकिन फिर हो गया एकदम मिनट का झामाझोल और मेरी ट्रेन 2-3 मिनट के लिए छूट गई। ऑटो वाले को मैंने बस से उतर के 200 रुपए दिए, एकदम 2 किलोमीटर की दूरी के, कि मुझे जल्दी से पहुंचा। उसने भी अच्छा भगा भगा के पहुंचा, लेकिन ट्रेन 2 मिनट पहले जा चुकी थी। और मुझे इस बीच 12 तारीख को रोजगार मेले से कॉल आया था, मेरे ऑफिस से कॉल आया था कि आपको सॉरी 11 तारीख को मुझे कॉल आ गया था कि आपको 12 की सुबह यहां पर किसी भी हाल में पहुंचना ही है। तो मैंने तो बोला मैं नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आज तो मैं यहां आया हूं ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए, कल मेरा पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला तुम्हारी मर्जी, आना है आओ नहीं। तो फिर मेरी 12 तारीख को भी ट्रेन मिस हो गई, जबकि 12 तारीख को जो मेरे दोस्त लोग वहां शाम तक थे, उनको उन्होंने बताया कि 13 तारीख की सुबह 7 बजे सबको रिपोर्ट करने के लिए बोले ही हैं, 7 बजे रिपोर्ट करना ही है। तो मैं भी सोचा 7 बजे रिपोर्ट करना है, पर मेरी ट्रेन पहुंच रही थी 7 बजे के लगभग, तो और वहीं पहुंच रही थी CFMT। तो मैं सोचा मैं तो पहुंच जाऊंगा, इसीलिए मैंने अपना प्लान ऐसे रखा कि वही ट्रेन पे जाना है, पर वो ट्रेन मिस हो गई। तो फिर मैंने वो सर को जो रिक्रूटमेंट पे कॉल आता है उनको फोन किया, तो उन्होंने बोला तुमको बुलाए थे 12 तारीख को, क्यों नहीं आए तुम? तो मैं बोला सर मैं 12 को किसी वजह से नहीं आया, पर कल 13 को 7 बजे सुबह बुलाया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो उन्होंने बोला तुम्हारी गलती, तुम्हारी मर्जी, आना है आओ, जैसा करना है तुम्हारी मर्जी, बोल के सर ने फोन काट दिया। एक्चुअली रात हो गई थी बहुत, 8:30 बजे के लगभग, तो मैंने कॉल किया था उनको, 8:30 बजे कॉल किया था, मतलब मिस होने ही वाली थी ट्रेन, पता था मिस हो जाएगी, पर ऑटो तो दौड़ा रहे थे, तब भी मैंने फोन करके सेफ्टी के लिए पूछ लिया था। तो वो 8 बजे तक, तो आप सोच लो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक कॉल कर रहे हैं, सेम सवाल पूछते हैं, तो सर को भी उनसे बहुत ही प्यार से जवाब की उम्मीद तो मुझे भी थी भी नहीं, कोई दे भी नहीं पाएगा। तो उन्होंने बोला तुम्हारी मर्जी, जैसा आपको करना है कर लो, पर उन्हें ऐसा कुछ बताया नहीं जिससे मुझे राहत मिलती। तो फिर क्या हुआ, मैंने ट्रेन तो मिस हो गई, फिर मैंने सोचा 7 बजे सुबह पहुंचना ही, तो फ्लाइट से जाया जाए। फ्लाइट चेक किया मैंने, तो फ्लाइट थी सुबह की 5:55 की, और 7 बजे पहुंचा दे रही थी। तो मैंने सोचा फ्लाइट पे जाते हैं। ऑटो वाले ने 500 रुपये लिया मुझे, जहां मेट्रो से मैं जा सकता था 10 रुपये लगते थे, ऑटो वाले ने 500 रुपये बोला। मैं बोला छोड़ दे, उसने मेरे को वहां छोड़ दिया एयरपोर्ट। देखो हड़बड़ी इतनी मच गई थी ना कि मैं दिमाग में लगा नहीं पाया, जबकि सुबह 5:55 की फ्लाइट थी, तो मैं वो ऑटो वाले को छोड़ भी सकता था और कोई दूसरी ऑटो लेकर के चले जाता, या थोड़ी रिसर्च करके चले जाता। बीच में ऑटो में बैठ के मुझे आइडिया आया भी कि क्या मैं मेट्रो से जा सकता था, रुकवाया भी ऑटो, लेकिन वो ऑटो वाला बोला उधर जंगल है, ये वो अकेले नहीं जा पाओगे, ये वो। तो फिर वो लगे 500 रुपये लगे। मैं एयरपोर्ट पहुंच, रात भर वहां पर वेट किया, 3 बजे के अराउंड मैंने चेक इन कर लिया था, और फिर मैं सुबह 7 बजे पहुंच गया मुंबई एयरपोर्ट पे। फिर वहां से अंधेरी स्टेशन गया, ऑटो वाले को 100 रुपये दे करके अंधेरी स्टेशन पे वेट करते रहा लोकल का। 1-2 लोकल तो मिस हो गई अंधाधुंध भीड़ के कारण, और मैं लगभग 8:30 बजे वहां पहुंचने वाला था। उसके पहले ही मुझे फोन आ गया था, मैंने फोन किया अपने दोस्त को, तो मुझे फोन आ गया था कि भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, 4 बजे के पहले यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है।
अंधेरी स्टेशन में वेट करते हुए मुझे पता चला कि 4 बजे के पहले हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि वहाँ फंक्शन होने वाला है। और फंक्शन के लिए जिन लोगों को फॉर्कलिफ्ट करना था रोजगार मेले के लिए, कैपेसिटी थी एक हॉल की, उतनी कैपेसिटी के लोग ऑलरेडी फॉर्कलिफ्ट हो चुके हैं। वो लोग फॉर्कलिफ्ट हुए जो 12 को प्रेजेंट थे, जिनकी अटेंडेंस लगी, जिनको आईडी बना के देने थे वो आईडी वगैरह दे दी। तो तुम्हारा कोई काम नहीं है, आराम से आना। तो फिर हम आराम से गए, 8:30 बजे पहुंचे और 8:30 बजे से 4 बजे तक वहां बैठे रहे। उस बीच हमारे नाम लिख करके अटेंडेंस लगाती रहे, मतलब लगती रही हमारी, और हम 4 बजे तक वहां वेट करें। 4 बजे तक क्यों वेट करें अब वो बताता हूँ। तो ये हुआ मेरा फ्लाइट से आना, ट्रेन मिस होना, उतनी भागदौड़ करना, टोटल वेस्ट, एक भी काम नहीं आई। ठीक है, चलो चलता है, कुछ नहीं होता। तो फिर 13 तारीख हो गई, 13 को रोजगार मेले का कार्यक्रम वगैरह सब हुआ। और 4 बजे जो हमारे सर होते हैं, मतलब उनको बोलते हैं DPO, डिविजनल पर्सोनल ऑफिसर, हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर्स बने थे उन पे उनके साइन होने थे। बात आ रही समझ में? वो साइन करते तब वो वैलिड होता, और उसको लेकर के हम कहाँ जाते, अपना जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर जाते। तो हम सब वेट कर रहे थे। तो हम 30-31 लड़के थे, बाकी का पहले हो गया होगा जो भी था, लेकिन हमारी लाइन में, सॉरी मैं 31वें नंबर पे था और मेरे पीछे 4-5 लड़के थे, यानी अराउंड 35 लड़के थे। तो सर फाइन करते जा रहे थे, लेकिन फाइन करते हुए वो हमारी कॉलेज की डिग्री और हमारा कास्ट सर्टिफिकेट देख रहे थे। बात आ रही है, ध्यान से सुनना आप। हमारे कास्ट सर्टिफिकेट देख रहे थे और डिग्री देख रहे थे। तो हम फाइल लेकर के खड़े हैं, धीरे 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 धीरे, लगभग रात के बज गए थे, रात नहीं हुई थी उस दिन, 4 बजे से शुरू हुई थी कार्रवाई, तो लगभग 6 बजे थे या 6:30 बजे थे लगभग। और मेरा फोन भी डिस्चार्ज था, तो मैंने वहीं पर ऑफिस में चार्ज पे लगा दिया था। 6 बजे के अराउंड की बात है, 6 बजे थे, 6:30 नहीं बजे थे, 6 बजे थे। मेरा नंबर आया, मैं सर के पास गया, सर ने देखा फाइल, पलटा कर देखे, तो उसमें मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक तो नोट बना हुआ पेपर था, और कास्ट सर्टिफिकेट जो पुराना था वो रखे नहीं, सर लोगों ने वापस कर दिए थे, और नया वाला था नहीं, पर उसमें एक एफिडेविट मेरा था कि मैं जल्दी से जल्दी दे दूंगा। तो सर ने बोला कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ है तुम्हारा? मतलब तो दिया मैंने उनको वाला जो पुराना था मेरा, पुराना मतलब अभी भी वैलिड था, लेकिन नया फाइनेंशियल ईयर का नहीं था। उन्होंने देखा, सर ने बोला नया वाला कहाँ है? मतलब सर अप्लाई कर दिया है, कितने दिन में बनता है? मतलब सर वैसे तो 10-15 दिन लगते हैं, लेकिन मैंने पुराना भी सर्टिफिकेट दिया है, तो हो सकता है कि मेरा 1-2 दिन में ही आ जाए। तो उन्होंने फाइल वैसे उठाई और बोला मंडे को आना, और फाइल साइड में रख दी, कोई फाइन वाइन कुछ नहीं करे। मंडे को आना का मतलब मैं बता देता हूँ, गुरुवार की ये बात है, यानी कि 13 तारीख की बात है, 14, 15, 16 की छुट्टी थी, 17 को आने बोले, मतलब 3 दिन टोटल छुट्टी, और मंडे को आने बोले। तो मैं ऑफिस से बाहर आया और मैंने फोन लगाया जिनको मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट के पीछे लगाया था उनको। उन्होंने बोला कि तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट बन गया है। तो मैंने उनसे बोला कि आप रुके रहो, वहीं पे रहना, मतलब जहां अभी ऑफिस में हो, मैं आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ। और मैं जाके वो जो सर के ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं प्यून, उनको बोला, तो उन्होंने बोला 1 मिनट रुको, जो लड़का अभी गया है उसके बाद तुम चले जाना। तो मैंने वो लाइन को रोक के बीच में गया, तो सर के साथ जो बैठे हुए थे सर, दूसरे सर DPO सर के साथ, उन्हें दिखा, तो उन्होंने बोला जेरॉक्स निकाल के लाओ। सर से मेरी बात हुई, तो सर को मैंने बोला सर बन गया मेरा, मैं जेरॉक्स, तो वो सर ने बोला जेरॉक्स लेके आओ। तो मैं जेरॉक्स लेने गया, जेरॉक्स लेने गया। उस बीच मैंने क्या किया, जेरॉक्स में जो फोटो मेरे पास, मैंने फोटो इस बीच मंगा लिया था उनसे, तो फोटो जो मंगाया था उस फोटो में बहुत अच्छे से डेट नहीं दिख रही थी, तो मैं और ट्राई कर रहा था कि अच्छी क्वालिटी में आ जाए, अच्छी क्वालिटी में आ जाए। इस चक्कर में क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गए नीचे फोटोकॉपी वाले की दुकान पर। मैं वेट कर रहा था कि मुझे अच्छी क्वालिटी में आए। मैंने कोई को भेजा था कि वो फॉर्म की अच्छे से फोटो लेता सर्टिफिकेट की और भेजता, ताकि अच्छा जेरॉक्स आता। उसमें थोड़ा 5 मिनट लग गया। वो जेरॉक्स निकाल करके अच्छा वाला जेरॉक्स निकाल के जब तक मैं ऊपर गया, तब तक DPO सर जा चुके थे और उनके ऑफिस बंद हो गया था। तो अपनी वाट लग चुकी थी, अगले 3 दिन वहीं पे रहना था, और अगले 3 दिन कुछ नहीं होना था। अब जो लोग बोलने मतलब अभी तक की कहानी में जो लोग को ये लग रहा है कि ट्रेनिंग तो हमारी 13 से शुरू होने वाली थी, तो उसका अपडेट ये था कि ट्रेनिंग जो है वो 18 से शुरू होने वाली थी। वो डेट शिफ्ट हो गई, 13 तारीख को ही पता चला कि अब ट्रेनिंग 18 से होने वाली है। तो जिनको ज्वाइनिंग लेटर पहले दे दिए गए थे रोजगार मेला में, उनको ओवरराइट करके कुछ भी सही तरीके से करके सही कर दिए। और फिर क्या हुआ कि सर तो मेरे आते तक चले गए थे, लेकिन जिनके इस पे सर ने साइन करे थे, जिनके डॉक्यूमेंट पे, उनको उनकी ज्वाइनिंग लेटर और एक पास बनता है भूसावल तक जाने का, वो पास वितरित हो रहे थे। तो मैं वहां रुका रहा। क्यों रुका रहा? कि क्या पता सर मैंने बता तो दिया ही था, तो सर मेरे इस पे साइन करके चले गए होंगे कि इसका सर्टिफिकेट तो आ गया, तो साइन करके। तो मैं वहां वेट करता रहा कि मेरा भी नाम आ जाएगा तो मुझे भी ट्रेनिंग में जाने का
आदेश मिल जाएगा, तो मैं फिर घर चले जाऊंगा एफआर, पर मेरा नाम नहीं आया सैडली। बहुत बुरा लगा नाम नहीं आया तो, क्योंकि मुश्किल से वही ना 5 सेकंड 10 सेकंड 5 मिनट के लिए मेरा खराब हुआ था काम। ट्रेन भी वैसे ही छूटी थी, सब मतलब पूरे काम वैसे ही खराब हो रहे थे, तो वो भी हो गया था, तो थोड़ा बुरा बहुत लगा। लेकिन फिर क्या कर सकता था, कुछ था नहीं हाथ में। तो मैं फिर वापस आया और मैं सोचा था मैं घर जाता हूँ और सर्टिफिकेट लेके 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। 3 दिन वहाँ क्या करता, लेकिन तबीयत हो गई थी थोड़ी सी खराब, क्योंकि क्या हुआ था, वो थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा हो गई थी सफ़र की, तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। अच्छा भी नहीं लग रहा था, हेडेक वगैरह बहुत हो रहा था, तो जाने की हालत वैसे घर नहीं थी। लेकिन अभी इसके पहले तक तो लगातार टेंशन चल रही थी ना, फाइल फाइन कराना ये वो, तब तक उतना समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये सब होने के बाद तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, ये समझ में आया। फिर भी मैं सोचा घर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे वैसे याद आया कि हमारे एक भैया जो मुंबई में रहते हैं, वो डेली मतलब हर सैटरडे संडे या छुट्टी रहती है तो आते हैं यहाँ पर हमारे घर। तो मैंने उनसे बात करा, तो वो प्लेटफॉर्म पर ही थे, वो उसी ट्रेन में थे जिससे मैं आना चाह रहा था। उनसे मैं मिला और उनसे कहा कि आप सर्टिफिकेट लेकर के आ जाना, और फिर वो आ गया और मैं वहीं पर रुका। अगले 3 दिन मुझे वहीं पर रहने थे, 14 15 16, और 17 को मंडे था, और 17 को जाकर के वहां पे सर्टिफिकेट जमा करना था। बात आ रही समझ में? तो फिर जैसे तैसे हमने दिन काटे। एक दिन हम एलिफेंटा केव्स घूमने गए, शायद 15 को गए थे, 16 को तो वैसे ही रहे। और 16 की शाम को जब हम मरीन ड्राइव पे टहल रहे थे, क्या है कि CFMT से मरीन ड्राइव 6 रुपए में पहुंच जाते हैं एसी बस से, तो वो बस से हम गए थे। वहां पे हम घूमते थे शाम को, दिन भर डॉर्मेट्री में टाइम पास करना बड़ा कठिन होता था, तो शाम होती थी वहां चले जाते थे। तो ओके, तो वहां पे जब हम टहल रहे थे तब मुझे कॉल आया हमारे ग्रुप में से किसी का, कि भाई ट्रेनिंग तो सिर्फ 20 लोगों को भेज रहे हैं, सबको नहीं भेज रहे हैं, तो जो लोग भोपाल गए वो भी वापस आएंगे। ऐसी अभी लिफ्ट आ रही, क्योंकि जो ग्रुप था हमारा उसमें मैडम भी थी, जो हमारे डॉक्यूमेंट वाले मैडम, जो ऑफिस में पर्सनल डिपार्टमेंट में मैडम जो थी, जिनके हाथ में ये सब था, वो भी उन ग्रुप में थी। और उन्होंने बताया कि 18 तारीख को ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली, उसके पहले आप लोग जो भी, जिनको भी ज्वाइनिंग लेटर मिले उनको वापस आना है। सिर्फ रैंक में 20 लोग जाएंगे, और उन 20 लोगों को कॉल करके भी बता दिया गया कि सिर्फ आपको जाना है, बाकी लोग को नहीं जाना है। तो बहुत परेशान हो गए सब लोग, तो मैं भी हो गया कि 18 को ट्रेनिंग जाना है करके, तो पूरी प्लानिंग बना के वहां बैठे थे, 3 दिन वहां रुके थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा अफवाह होगी, या कोई मन की उड़ा रहा होगा, या कोई दूसरे जोन का होगा ये वो। लेकिन रात होते होते लगभग कंफर्म हो गया कि 20 ही लोग जाने वाले। ठीक है, फिर क्या कर सकते थे। 17 तारीख को हम गए ऑफिस। ऑफिस गए, वहां 2 घंटे बैठे रहे। उसके बाद फिर सर ने बाहर आके बताया कि सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। जिन लोगों को पास इशू हो गए हैं, जिन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल गए हैं, वो लोग भी अभी घर जाओ, सारे लोग घर जाओ। सिर्फ 20 लोग ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि भुसावल से अभी मतलब इंफॉर्मेशन मिली उनको कि पूरे लोग नहीं आ पाएंगे, सिर्फ 20 लोगों की ही सीट हमारे पास है, 20 लोगों की ट्रेनिंग हम करा पाएंगे। अगले महीने मई में या उसके पहले हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। अगर कोई अरेंजमेंट हो जाएगा तो बता दिया जाएगा और आप लोगों को वापस बुला लिया जाएगा। तो यही इंस्ट्रक्शन हमको पास कर दिए। बाकी लोग सब वहां खड़े थे, सबने बहुत सारे डाउट पूछने की कोशिश करी, लेकिन इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी थी कि अभी भुसावल में सिर्फ 20 लोगों की कैपेसिटी है, तो अभी 20 लोगों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकी लोगों को अभी घर जाना है। मोस्ट प्रोबेबली 13 मई या 16 मई को बैच खाली होगा, तब बाकी लोगों को बुला लिया जाएगा। लेकिन कोशिश करी जा रही है, अरेंजमेंट्स बिठाए जा रहे हैं, तो उसके पहले भी आपको बुला लिया जाएगा वैसे तो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मई में आपको बुला लिया जाएगा। काउंटर क्वेश्चन जब पूछा गया कि 20 लोगों को ही बुलाया जाएगा या 20-20 करके बुलाया जाएगा ये वो, तो उसके बारे में सर के पास कोई जानकारी नहीं थी, और भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। फिर ये लाइन जो मैंने आपको अभी बताई अच्छे से, इतनी जानकारी मिली, और फिर बढ़िया 17 तारीख को पोपट हो गया पूरा। और मेरे को तो वैसे मिला नहीं था, मैंने बोला ओबीसी सर्टिफिकेट आप रख लीजिए। तो मैम ने बोला कि आप जब बाद में ज्वाइनिंग के लिए आओगे, जब मतलब आप नए लेटर टाइप होंगे ना, तो जब आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे तब तो यहाँ आना ही पड़ेगा, तब लेकर के आना, तब आपकी फाइल कंप्लीट कर लेंगे। अभी आप लेकर जाओ, अभी आपको ओबीसी सर्टिफिकेट जमा नहीं करना है, अभी नहीं कर सकते। तो फिर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट भी जमा नहीं हुआ, और मुझे CFT से अभी काम खत्म, और अभी मुझे घर आना पड़ गया। बहुत ही थकाने वाली जर्नी रही, सब रहा, बहुत ज़्यादा भागदौड़ रही, और उसके बाद अभी अपन घर में बैठे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस ज्वाइनिंग का, आपको बता दिया। अब हाँ, वो फाइल में कुछ लोग ऐसे थे जो रिजाइन करके कहीं कहीं से आए थे, अपनी जॉब छोड़ करके आए थे, तो अभी वो लोग भी घर जाएंगे। अभी किसी का कुछ नहीं, और अभी हमको पैसे भी नहीं मिलेंगे, सैलरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सैलरी मिलती है ट्रेनिंग जिस दिन से स्टार्ट होती है उस दिन से। तो हमारी ना ज्वाइनिंग हुई ना हमारी ट्रेनिंग हुई, हमारा कट गया और हम घर आ गए। तो अभी अब हम वेट कर रहे हैं। मेरा नंबर है 64, मतलब 64 मेरी रैंक है। तो अगर 20-20 करके बुलाए
तो अभी आपको मेरी शक्ल बार बार देखने मिलेगी। ये वीडियो आपको हो सकता है बार बार देखने मिल जाए, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे तो 8 महीने लगेंगे, कम से कम लगेंगे तो मई में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मई में हो जाए, क्योंकि अब जो खाली रहना है घर में थोड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि नुकसान तो हो रहा है सैलरी का। तो ठीक है, ये था वीडियो, बहुत लंबा हो गया, लेकिन अगर अभी तक किसी ने सुना है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।